हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे से होंगे, सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग ट्यूटोरियल्स के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, और इसके जो पहले 5 नोट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम्स के लिए आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मैं आपको पॉइंट वाइज उनके ऊपर नोट्स दिखाऊंगा और अच्छे से आप उनको कॉपी पे लिख लें। चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। पहला क्वेश्चन, राइट द नोट ऑन द फॉलोइंग। इनके ऊपर नोट लिखना है आपको। पहला है ग्यूस्पी मजनी। ग्यूस्पी मजनी के ऊपर आपको नोट लिखना है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप। ग्यूस्पी मजनी वाज बॉर्न इन जिनेवा इन 1807। सबसे पहले आप इसकी डेट ऑफ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ एंड बर्थ ऑफ प्लेस लिखेंगे कि कहाँ पे पैदा हुआ। जिनेवा में पैदा हुआ, 1807 में पैदा हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, ग्यूसेपी मज़नी वाज एन इटालियन पॉलिटिशियन। ये एक इटालियन पॉलिटिशियन था। ठीक है। नंबर थर्ड, ही वर्कड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसने इटली की यूनिफिकेशन के लिए काम किया। इसने लड़ा, रिवोल्ट किया। इसने इसकी ये डिमांड थी कि इटली को यूनिफाई किया जाए, इटली को मिलाया जाए। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी। तो क्या हुआ कि उनको काम करने नहीं दिया जाता था, तो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बना ली थी और ये एक सीक्रेट सोसाइटी का पहले मेंबर बन गया। पहले एक सीक्रेट सोसाइटी का ये मेंबर बन गया। उसके बाद क्या हुआ, ही देन फाउंडेड 2 सीक्रेट सोसाइटीज़। उसके बाद इसने 2 अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ फाउंड कर ली, एक यंग यूरोप के नाम से और दूसरी यंग इटली के नाम से। तो इस तरह से आप ग्यूसेपी मज़नी के ऊपर नोट लिख सकते हैं। लेट मी रेज इट। हाँ, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर रोक के वीडियो कॉपी पे लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-5 पॉइंट आपको हर एक नोट पे लिखने हैं, उतना आपके एग्जाम के लिए एनफ है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा नोट है काउंट कैमेलियो डी कैवर। काउंट कैमेलियो डी कैवर के ऊपर भी आपको नोट आ सकता है। इसके ऊपर 5 जो पॉइंट है ये ऐसे लिखोगे। कैवर वाज एन इटालियन पॉलिटिशियन। ये भी एक इटालियन पॉलिटिशियन था। देखिए क्या होता है कि आप जब क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो ना, आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं रहना चाहिए। आप कुछ पॉइंट्स जो सिमिलर पॉइंट्स हैं ना, वो आप लिख सकते हो अपने क्वेश्चंस के अंदर, ताकि आपका बर्डन कम हो जाए, आप अच्छे से याद कर सको, आप अच्छे से लिख सको। तो ग्यूसेपी मज़नी में भी आपने ये पॉइंट देखा, ग्यूसेपी मज़नी वाज एन इटालियन पॉलिटिशियन। ये भी इटालियन पॉलिटिशियन था। ये पॉइंट आप दोनों में ऐड कर सकते हो। ओके, ही वर्कड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये पॉइंट यहाँ पे भी लिख सकते हो कि इसने भी इटली की यूनिफिकेशन के लिए काम किया। नंबर थर्ड पॉइंट, ही वॉज अ रियल पॉलिटिशियन। यानी वो एक हकीकी सियासी बंदे थे, हकीकी सियासत बंदे थे। ही अलाइड यानी फ्रेंडशिप की विद फ्रांस व्हेन नेसेसरी। उसने फ्रांस के साथ फ्रेंडशिप की जब उसको ज़रूरत पड़ी। एंड अलाइड विद फ्रांस इज मेन एनिमी प्रशिया व्हेन नेसेसरी। उसने जो फ्रांस का दुश्मन था प्रशिया, उसके साथ भी दोस्ती रखी, उसके साथ भी फ्रेंडशिप रखी, रिलेशनशिप रखी व्हेन नेसेसरी, जब इसको ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये समझ रहे होंगे आप कि इसका माइंड कैसा था। ये फ्रांस के साथ भी इसकी अच्छी फ्रेंडशिप थी और प्रशिया के साथ भी अच्छी फ्रेंडशिप थी, क्योंकि अब ये अपना मकसद निकालना चाहता था। ओके, चलिए जो चौथा पॉइंट है, ही वॉज डिस्ट्रस्टफुल। ये डिस्ट्रस्टफुल था। ठीक है, यानी ये सस्पिशियस था, सस्पिशियस के ऊपर शक था लोगों को। एंड नंबर फिफ्थ, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाइडमाउंट इन 1852। और ये पाइडमाउंट का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है 1852 में। ये हो गए 2 नोट। तीसरा नोट है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे आपको नोट लिखना है। नंबर फर्स्ट, ग्रीक वार इज आल्सो कॉल्ड ग्रीक रेवोल्यूशन। इसको ग्रीक रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर सेकंड, इट वाज फॉट बाय ग्रीक रेवोल्यूशनरीज। ग्रीक रेवोल्यूशनरीज ने इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस को लड़ा था। इट वाज फॉट अगेंस्ट द ओटोमन एम्पायर। और ये लड़ा किसके खिलाफ गया था, ओटोमन एम्पायर जो वहाँ की थी उसके खिलाफ लड़ा गया था। द एम ऑफ दिस वार वाज टू अपरूट द ओटोमन एम्पायर एंड री इस्टेब्लिश द ग्रीक एम्पायर। इसका मकसद एक ही था इस वार का, इस जंग का, कि जो ओटोमन एम्पायर वहाँ पे जो रूल कर रही है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना और फिर वहाँ पे ग्रीक एम्पायर को फिर से री इस्टेब्लिश करना। नंबर फिफ्थ पॉइंट जो आप इसमें ऐड करोगे, रशिया, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन हेल्प्ड ग्रीक्स इन दिस वार। इन्होंने, रशिया ने, फ्रांस ने, ग्रेट ब्रिटेन ने ग्रीक्स को जंग में मदद की और इनको आज़ाद करवाया।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गए 3। चौथा नोट मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे नोट लिखना है। नंबर फर्स्ट जो आप इसमें ऐड करोगे, इट वाज ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म्ड बाय मिडिल क्लास। ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी जो बनाई थी किन्होंने, मिडिल क्लास लोगों ने बनाई थी। नंबर सेकंड पॉइंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कॉल्ड एट फ्रैंकफर्ट ऑन 18 मई 1848। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इसको बुलाया गया था फ्रैंकफर्ट पे 18 मई 1848 में। द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन द चर्च ऑफ एसटी पाउल ऑन 18 मई 1848। और पहला जो सेशन किया गया था वो भी इसी जगह एसटी पाउल में चर्च में किया गया था 18 मई इसी सन में 18 मई 1848 में। दिस पार्लियामेंट वाज सेट अप एज ए रिजल्ट ऑफ लिबरल रिवोल्यूशन। और ये पार्लियामेंट जो था ये बना था, ये सेट हुआ था एज ए रिजल्ट, ये एक नतीजा था, एक आउटकम था किसका, लिबरल रिवोल्यूशन का। जो लिबरल रिवोल्यूशन चल रहा था, ये जंग चल रही थी लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच में, जो लिबरल्स का वो रिवोल्यूशन था उसका एक रिजल्ट था कि पार्लियामेंट बना, ताकि हम और ज़्यादा आगे बढ़ सके, हम अपने रिवोल्यूशन को और ज़्यादा अपराइज कर सके। इट्स पर्पज़ वाज टू प्लान द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इसका पर्पज़ था, इसका मकसद था कि जर्मनी को कैसे यूनिफाई किया जाए, उस चीज़ के बारे में प्लान करना। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट है आपका द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स में औरतों का क्या रोल था। देखिए, पहला पॉइंट, वुमेन स्टार्टेड डिमांडिंग देयर ओन राइट्स। वुमेन्स ने अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू कर दिया। वो डिमांड रही उन औरतों की कि भाई हमें भी राइट दो, जो राइट आप मेंस को दे रहे हो वो हमें भी मिलने चाहिए। नंबर सेकंड, दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग अनरेस्ट यानी नो पीस एंड डिमांडेड फॉर एन नेशन स्टेट। उन्होंने एडवांटेज उठाया जो कन्फ्लिक्ट्स, जो डिस्प्यूट चल रहे थे, उन चीज़ों का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने डिमांड की, कहा हमें भी एक नेशन स्टेट चाहिए, हमें भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। They took on the responsibility of keeping the movement alive after the arrest of male leaders. वो इस चीज़ की जिम्मेदारी संभालती थी, वो इस चीज़ की जिम्मेदारी संभालती थी जब उनके मेल लीडर्स कहाँ चले जाते थे, बंद किया जाता था उनको, जब अरेस्ट किया जाता था या कहीं और चले जाते थे किसी काम से, तो वो फ्रीडम मूवमेंट्स को आगे चलाती थी, मूवमेंट को जिंदा रखती थी। नंबर फोर्थ पॉइंट, दे फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना ली, औरतों ने, लेडीज़ ने अपनी अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई हुई थी। दे फाउंडेड देयर ओन न्यूज़पेपर्स, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स बना लिए, ये रिपोर्टर्स अपने अपने रख लिए। ठीक है, इस तरह से ये रोल रहा औरतों का नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स में। ये थे आपके 5 नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। ओके, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। क्या कहा जा रहा है कि कौन से स्टेप, कौन से इकदाम उठाए फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने कि वो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के अंदर क्रिएट कर सके, फ्रेंच पीपल के अंदर। देखिए इसका आंसर, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टुक ए नंबर ऑफ स्टेप्स टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। कहते हैं कि फ्रांस के रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए। पहला स्टेप जो उठाया ये था, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड। फ्रांस का नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, ट्राई कलर। ओके, क्योंकि एक ही फ्लैग होगा तो सब लोगों को समझ में आएगा कि भाई हमारी आइडेंटिटी ये है, हमारा फ्लैग ये है। न्यू हाइमन्स वायर कंपोज्ड, यानी कि नए तराने कंपोज किए गए, नए संगीत निकल के आए जो दर्शाते थे, जो इस चीज़ को इंटरप्रेट करते थे कि पूरा का पूरा फ्रांस जो है ये एक ही है। ऑथ्स वर टेकन इन द नेम ऑफ नेशन, यानी हलफ लिए गए नेशन के नाम पे। समझ आ रहा है आपको, हलफ उठाया गया कौम के नाम पे, एक देश के नाम पे। फ्रेंच वाज मेड द कॉमन लैंग्वेज,
और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया कि सारे लोग फ्रेंच लैंग्वेज में बात करने चाहिए। इस तरह से समझ में आएगा कि भाई ये सारे के सारे जो हैं एक एरिया से बिलोंग करते हैं और इस तरह से हम सबको यूनिफाई कर सकते हैं, इनको कलेक्टिव आइडेंटिटी हम इनमें क्रिएट कर सकते हैं। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, हु वर मैरिने एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड। कहते हैं ये मैरिने एंड जर्मेनिया ये दो कौन थे और इनकी इम्पोर्टेंस क्या थी कि जिस तरह से इनको पोर्ट्रे किया गया, जिस तरह से इनको बनाया गया, इनकी इम्पोर्टेंस क्या थी। देखिए सबसे पहले ये थे कौन। Marini and Germania were the female forms that were chosen to personify the nation France and Germany respectively। ये दो फीमेल फॉर्म्स थी, यानी कि दो स्टैचूज थी, फीमेल स्टैचूज जो चूज की गई थी किस लिए, टू पर्सोनिफाई द नेशंस को पर्सोनिफाई करने के लिए, यानी नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैरिन कर रही थी फ्रांस को और जर्मेनिया कर रही थी जर्मनी को। दूसरा पार्ट जो इसी के साथ था, इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि जिस तरह से इनको बनाया गया था। दे वर पोर्ट्रेड इन दिस वे टू अवेकन द फीलिंग्स, नेशनलिज्म एंड यूनिटी इन पीपल। और इस तरह से इनको पोर्ट्रे किया गया था ताकि लोगों को जगाया जा सके, उनकी फीलिंग्स को जगाया जा सके, नेशनलिज्म लोगों के अंदर डाल दिया जाए और लोगों के अंदर यूनिटी डाल दी जाए। लोग बेदार हो जाए, वो उठ जाए और उनको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या किया जा रहा है। ठीक है, चलिए जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन की प्रोसेस को आपको थोड़ा सा इसके ऊपर नोट लिखना है। चलिए जी, जर्मनी वॉज बीइंग रूल्ड बाय मोनार्क्स किंग्स। इतना तो सबको पता है कि जर्मनी के ऊपर मोनार्क्स किंग्स का राज हुआ करता था। बट मिडिल क्लास जर्मन्स स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। लेकिन जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे उन्होंने अपनी आवाज़ें उठानी शुरू कर दी, उन्होंने नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। बट मोनार्क्स बाय द यूज ऑफ देयर पावर्स सप्रेस्ड दिस। लेकिन जो मोनार्क्स थे अपने पावर की यूज से, अपने पावर की वजह से उन्होंने इनको सप्रेस किया, दबोच दिया। उन्होंने आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को ज़्यादा फैलने नहीं दिया। 3 wars took place for 7 years। और 7 सालों में 3 जंगें हुई। लेकिन प्रशिया वन इन द एंड एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और प्रशिया आखिर में जीत जाता है और आपको पता ही है आखिर में जीत सत्य की होती है, सच्चाई की होती है और आखिर में प्रशिया जीत जाता है और इस तरह से जर्मनी की यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। बस आपको एग्जाम में इतना ही लिख के आना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आपको ज़्यादा बड़ी डिटेल नहीं देनी है वहाँ पे। Fifth question, what changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? नेपोलियन ने कौन सी चेंज लाई अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए। जिन टेरिटरीज को वो रूल कर रहा था वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उनसे कौन कौन सी तब्दीलियाँ लाई, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, द सिविल कोड ऑफ 1804 और द नेपोलियनिक कोड वाज इशूड। नेपोलियनिक कोड जिसको हम कहते हैं या सिविल कोड ऑफ नेपोलियन जिसको कहते हैं, 1804 में जो उसने लाया था वो बहुत बढ़िया सिस्टम था, वो बहुत बड़ी चीज़ थी, वो बहुत बड़ी चेंज थी। एक तो ये किया। नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके मुताबिक रिच और पुअर, चाहे वो कोई गरीब हो या फिर अमीर हो, एवरीवन वाज इक्वल बिफोर लॉ। हर एक कानून के सामने बराबर है। द फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया तो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो थी लोगों की, वो पुअर पीजेंट्स थे, वो इसके साथ चले गए। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी को गेन करने लगा। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन टाउन्स। टाउन्स के अंदर गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है अगर कोई ट्रेड करता था या किसी तरह की प्रोडक्शन करता था तो उसमें अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, कोई रिस्ट्रिक्शन थी, कोई बंदिश थी, उसको हटा दिया। कहा कि भाई आज़ादाना तौर पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप टेरिटरीज़ पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए जो आपको टैक्स देना पड़ता है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरह से यूनाइट होने लगे लोग, तो और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था इसका वो बहुत एफिशिएंट बन गया। ओके गाइज,
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में कर लिए। ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, शुक्रिया।